वृंदावन में यूपीएटीएस की बड़ी रेड, रात 2 बजे 200 मुसलमान गिरफ्तार। ने आकर के जो रेड की है उस रेड में काफी कुछ चीजें मिल रही हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी मिल रही हैं जो बिल्कुल चौंका देने वाली चीजें हैं। कौन है ये घुसपैठिया मुसलमान जिन्होंने वृंदावन में बना लिए अपने मकान? नमस्कार, डिकोड विद रोहित रोहन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ अवधेश पुरी जी महाराज हैं और एक ज्वलंत मुद्दा है जो कल रात में उपजा तो ये बहुत सालों से है, लेकिन कल रात में इसका एक बड़ा एग्जाम्पल पकड़ा गया है। वृंदावन, मथुरा, जितना भी इस तरीके के धार्मिक क्षेत्र है, उस धार्मिक क्षेत्र के आसपास के जो वीरान जगह है, वहां पे रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जा रहा है ताकि वहां पे हिंदुओं की जो जनसंख्या है उसको दबाया जा सके, उनके महत्व को कम किया जा सके, वहां पे मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाया जा सके। एक तरीके का डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश किया जा रहा है। कल बद्रीनाथ में कुछ ऐसे वीरान जगह पे छापा मारा गया तो पता चला कि 300 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान जो सीधे या तो बांग्लादेश से आए हुए हैं या वो कोलकाता से वहां पे लाके बसाए गए हैं, यानी कि वेस्ट बंगाल से उनको लाके बसाया जा रहा है। ये जो डेमोग्राफिक चेंज का जो इतिहास है ये बहुत ही पुराना है। मैं ऐसे देशों का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर आप बोलेंगे कि जी ये मुस्लिम लोगों के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं वर्ल्ड में जहां पे पहले तो कुछ मुसलमान गए और आज पूरा का पूरा वो देश जो है वो मुस्लिम कंट्री होके रह गया है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलना चाहता हूं कि इंग्लैंड जैसा देश भी आज के डेट में इस्लामाइजेशन के एकदम कगार पे है। अभी जिस तरीके से लेबर पार्टी वहां पे जीती और जिस तरीके से मुस्लिम बहुल एरियाओं में उन लोगों ने ईसाइयों को मारना शुरू कर दिया, पुलिस को मारना शुरू कर दिया, पुलिस के जीप्स जलाने शुरू कर दिए, उनके हॉस्पिटल्स जलाने शुरू कर दिए, उनके दुकानों को लूटना शुरू कर दिया। ये एक बड़ा एग्जांपल है। आज के डेट में इस इंग्लैंड का इतना बुरा हाल है, वहां का डेमोग्राफिक कंप्लीटली चेंज हो गया। आइए इस ज्वलंत मुद्दा पे आज बात करते हैं। हमारे साथ हैं परम पूज्य अवधेश पुरी जी महाराज। अवधेश पुरी जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भारत भाग्य विधाता पे। और ये जो प्रोग्राम है जिसका नाम हम बोलते हैं डिकोड विद रोहित रोहन, इसमें हम 1-to-1 डिस्कशन करते हैं। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है महाराज जी कि भारत में जो जिस तरीके से बांग्लादेशी इस्लामिक लोगों की संख्या बढ़ रही है, ये जो प्रवासी की संख्या जो बढ़ रही है, इसकी कोई मैपिंग नहीं है, इसका कोई नंबर नहीं है, इसका कोई अभी तक स्टडी नहीं हुआ है, तो इसके ऊपर किसी भी तरह का प्रमाणिक कमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। आप इसको किस नजरिया से देखते हैं? क्या ये किसी साजिश का हिस्सा है? ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है और ये इस देश के भूगोल को बिगाड़ देगा। इस देश में जनता का ये जनसंख्या का एक विस्फोट करेगा। जिस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए प्रयासरत है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून का भी ये लोग विरोध कर रहे हैं एक और दूसरी ओर इस प्रकार से ये घुसपैठिए हर बड़े धर्म स्थल पर अपने पैर जमा रहे हैं। आपने कुछ नाम गिनाए हैं, उनके अलावा भी जितने भी धर्म स्थल हैं जहां इनको जगह मिलती है वहां जाते हैं और भी इनको जहां सुविधापूर्ण थोड़ा सा भी ऐसा पैर रखने की जगह मिलती है वहां अपना पूरे पैर पसार लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर भारत को सच्चे अर्थों में सुरक्षित करना है तो सबसे पहले इन पर लगाम लगानी पड़ेगी, कंट्रोल करनी पड़ेगी, इस घुसपैठ को रोकना पड़ेगा। क्योंकि जब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी तब तक इस देश की अखंडता तो खैर हम पहले ही खो चुके हैं, लेकिन अब जो बचा है हम उसको भी नहीं बचा पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि विषय बहुत ही चिंतनीय है, बहुत ही सोचनीय है और बहुत ही ज्वलंत भी है वर्तमान समय में। केंद्र सरकार को सब काम छोड़ करके इस पर बहुत ही गंभीरता के साथ ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि कैसे भी हम पर ब्रेक लगा सकें। जी जी महाराज जी, देखिए जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है जिसका आपने एग्जाम्पल दिया, तो ये भारत के रिसोर्स पे इसका प्रभाव है, भारत के रिसोर्स पे एक तरीके का बर्डन बन रहा है। तो भारत के लोग तो हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, तो अगर भारत में रिसोर्स की कमी होगी तो जो भारतीय मुसलमान हैं उनको भी तो दिक्कत होगा, उनके भी तो आने वाले जनरेशन को खाने पीने, जॉब, लाइफ स्टाइल की दिक्कत होगी, तो वो क्यों इसको प्रमोट करेंगे?
तो इसका इल्जाम जो बीजेपी भारत के मुसलमानों को दे रही है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये पॉलिटिकल इशू है, धार्मिक इशू है, सामाजिक इशू है, या ये सबका मेल है, या कोई षड्यंत्र है किसी समाज या गिरोह या संगठन का? देखिए, नंबर 1 पर ये षड्यंत्र है, और नंबर 2 पर इसको आप सामूहिक भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव इन सब पर पड़ने वाला है। हिंदुओं पर भी पड़ेगा, मुसलमानों पर भी पड़ेगा, अन्य धर्म के जो लोग हैं उन पर भी पड़ेगा, क्योंकि देश की जो भूमि है वो तो सीमित है, और उसमें जो संख्या है, जनसंख्या, वह असीमित होती चली जा रही है। तो जो लोग पहले से यहाँ इस देश के, इस राष्ट्र के नागरिक हैं, वो सब प्रभावित होने वाले हैं अगर इस प्रकार से घुसपैठ करेंगे तो। और दूसरी बात ये भी है कि इन लोगों का कोई पता ठिकाना नहीं होता, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। ऐसी स्थिति में ये ऐसे कार्यों को अंजाम देते हैं कि इनको फिर हम खोज भी नहीं सकते। तो ये तो बहुत बड़ा खतरा है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। चोरी से और बिल्कुल, डाके से लेकर के आप किसी की हत्या भी कर दें, कहाँ खोजोगे आप इनको? कैसे खोजोगे? बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुझे लगता है तो बहुत बड़ा खतरा है इस राष्ट्र के ऊपर, अगर इनको नहीं रोका जाता है तो। जी गुरुजी, अब मुझे इसका सामाजिक इम्पैक्ट जानना चाह रहे हैं। जो जी। बांग्लादेशी इस्लामिक लोग हैं, खासकर रोहिंग्या के बारे में कहा जाता है कि ये इतने कट्टर, इतने मतलब जो हम लोग कहते हैं जिसके दिल में हार्ट नहीं होता, तो ये आदमी भी मार के खा सकते हैं, ऐसी प्रजाति रोहिंग्या को माना जाता है। और हमारा जो संस्कार है, जो भारतीयों का संस्कार है, जिसमें हम सबको अपना कुटुंब मानते हैं और पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं, सबको अपना परिवार मानते हैं, तो इसमें हम तो सबको समाहित करने को तैयार हैं, लेकिन क्या ये समाहित करने को तैयार हैं हमें? क्या इनके अंदर बदलाव आ सकती है? और जितने भी अभी दंगा हुआ है भारत में, या अभी पिछले 10 सालों में जितने भी दंगे हुए हैं, खासकर आपने देखा होगा दिल्ली और बंगाल में जो दंगे हुए हैं, यूपी में दंगे हुए हैं, बिहार में दंगे हुए हैं, तो उसमें रोहिंग्या मुसलमानों ने बुरी तरीके से उत्पात मचाया है। जी। देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं, साइंटिफिकली जो गुण हमारे जीन्स में आ जाते हैं ना, तो वो जीन्स में बहुत लंबे समय तक चलते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई सुधार नहीं होता जल्दी। तो इनके जीन्स में ये गुण है जो भी आप बता रहे थे, अवगुण कहने का तात्पर्य, इनके जीन्स में ही अवगुण है। तो इनको हम कैसे तो सुधार सकते हैं, और कैसे हम इनसे सुधरने की अपेक्षा भी कर सकते हैं। तो अगर हम इनसे सुधरने की अपेक्षा करते हैं तो भी गलत है, और अगर हम अपने को उदार चरिता नाम कह करके इनके प्रति उदारता का दृष्टिकोण भी अपनाते हैं, तो भी इस राष्ट्र के लिए और भविष्य में आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए बहुत ही घातक है ये। इसलिए किसी भी जी, कीमत पर इनसे किनारा करना ही भला है, इनको दूर रखना भला है। जहाँ-जहाँ भी इनको खोजा जाए, जहाँ-जहाँ भी ये मिले, सरकार को चाहिए कि जी, इनको वहाँ से खदेड़ा जाए, इनके घर वापस किया जाए। भारत में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं हो सकती, न आज न जी, कल। जी, जी। अब हम इसके आर्थिक प्रभाव पे बात करते हैं। जी, जो सरकारें हैं, जैसे हम दिल्ली की सरकार ले लें, वेस्ट बंगाल की जी। सरकार ले लें, मैं तो इन सरकारों का नाम खुल के ले सकता हूँ, केरला की सरकार हाँ, ले लें, जो जानबूझ के ऐसे रोहिंग्या मुसलमानों को इतना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हर तरीके से पानी फ्री, बिजली फ्री, रहने के लिए जगह, इनको खाने पीने की व्यवस्था। अब ये इसमें तो मोदी सरकार भी एक पार्ट है, क्योंकि जिस तरीके से वो पिछले 10 सालों से, 7 सालों से, 6 सालों से ये लगातार राशन और क्या क्या फ्री दे रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, उसका ये फायदा उठाते हैं, सबसे ज्यादा ये फायदा उठा रहे हैं। तो ये जो रिसोर्स का जो मिसयूज हो रहा है, और पॉलिटिकल पार्टी वोट बैंक के लालच में और इनके लिए अपना रिसोर्स खोल रहे हैं, इसको आप किस नजरिए से देखते हो? ऐसे राजनीतिक पार्टियों को क्या सजेशन देंगे? और बुरा मत मानिएगा, इसमें बीजेपी भी अब पार्ट होती जा रही है। बिल्कुल। मैं तो ये कहूँगा कि चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या कोई और पार्टी हो, अगर हम इस प्रकार से फ्री की रेवड़ी बाँट करके जनता को खुश करके वोट लेना चाहते हैं, तो हम कहीं न कहीं इस देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम इस देश की आने वाली पीढ़ियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम अपने उन युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि हमसे एक बहुत बड़ी आशा की उम्मीद लगा करके बैठे हैं। हम अपने युवाओं को रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, और हम उनको फ्री की रेवड़ियाँ बाँट रहे हैं। जो हमारी छाती पर छुरा भोंकने वाले लोग हैं, उनको हम फ्री में खिला रहे हैं, और हमारे पास रोड पर भटक रहा है, उसको 2 समय की रोटी हम उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को सुविधाएँ देना तो दूर, इन लोगों को तो जो इस प्रकार से इससे देश के साथ व्यवहार करते हैं, इन लोगों पर तो लगाम कसनी जी, चाहिए, इनकी सुविधाओं को बंद करना चाहिए। जो इस प्रकार की जी, गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं, उनको जी, हर प्रकार की शासकीय सुविधाएँ उनकी बंद जी। कर देनी चाहिए, आर्थिक देना से नहीं ही चाहिए। एक सवाल बनता है, और कि जो रोजगार की भारत में समस्या, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से इस बार बीजेपी को कम सीट मिली है, उसका जी, एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है रोजगार की कमी।
लेकिन माना जिस जाता तरीके से, जिस स्पीड से रोहिंग्या मुसलमान भारत में आ रहे हैं और एक एक बंदा 10-10 15-15 बच्चे पैदा कर रहे हैं, और है जिस जी। तरीके से वो भारत का पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, उस कंडीशन में उनके लिए रोजगार बनाना, बल्कि भारत के जो नेटिव लोग हैं उनके लिए भी रोजगार बनाना सरकार के लिए मुश्किल है। इस कंडीशन जी। में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो बढ़ेगी ही, चाहे सरकार कितना जी। भी अच्छा क्यों ना काम करे। तो आप इस पे हाँ, क्या सरकार को या देश को या ऐसे लोगों को सजेशन देना चाहते हैं जो रोजगार की समस्या के लिए रो रहे हैं और सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं? मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कॉमन सेंस में, उसमें सभी आ जाएँगे कि सही अर्थों में हम इस देश के साथ न्याय करना चाहते हैं, ईमानदारी के साथ। जी, तो फिर इन लोगों पर किसी भी प्रकार की कृपा नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। हम जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल ये गलत दिशा में देश जा रहा है, और अगर ऐसा ही होता रहा, ऐसा ही होता रहा, इनको खुश करने के लिए हम इस प्रकार की योजना लाते रहे, तो मुझे जी, लगता है कि फिर ये देश का युवा तो इसका तो भविष्य बिल्कुल खतरे में है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी, तो मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि सरकारी सुविधाओं को कम से कम किया जाए। सरकार को चाहिए कि आप फ्री में कोई भी चीज़ मत दो। आप उनको रियायत दें तो उस काम में दें जो आप उनसे काम ले रहे हैं। काम देना चाहिए। जब तक हम इस देश के नागरिक को काम नहीं दे पा रहे हैं, तब तक तो हम फेल ही हैं, चाहे हम कुछ भी करें। क्योंकि हम खुश करके वोट ले लें और फिर हम 5 साल के लिए सो जाएँ, तो मुझे ठीक है, लगता है फिर हम ठीक, कहाँ राष्ट्र के साथ न्याय कर पा रहे हैं। मुझे ठीक है बहुत बड़ा महाराज। खेद या बहुत बड़ा दुःख इस बात का है कि इस देश का युवा पढ़ता है, डिग्रियाँ लेने में अपनी पूँजी लगा देता है, उसके माँ-बाप अपनी पूरी पूँजी पढ़ाने में खर्च कर देते हैं। लेकिन जब वो डिग्री लेकर के आता है, उसके ऊपर एजुकेशन लोन का लोड भी रहता है, लेकिन उसको रोज़गार नहीं मिलता। आप कल्पना करिए कि उसके सामने फिर फांसी लगाने के अलावा रास्ता बचता कहाँ है? हैं? ठीक है। युवा गुरु इतने जी, युवा फांसी एक लगा रहे हैं, मैं मर रहे हैं। राजनीतिक सवाल की तरफ जाना चाह रहा हूँ। जी, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से इस बार बीजेपी को झटका लगा है, और बहुत बड़े-बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन आप समझ जाएँगे। जी। इलेक्शन रिजल्ट आते ही एक बहुत बड़े मुस्लिम जो धर्म गुरु हैं, जो भारत के सबसे बड़े हाँ, धर्म गुरु में गिने जाते हैं, उन्होंने एक हाँ, स्टेटमेंट दिया था कि मुसलमानों ने मोदी से बदला लिया है। तो ये हाँ। जो बदला लेने की भावना है वोट बैंक के द्वारा, और जो वोट जी, बैंक के लिए पहले से ही आपको पता है कि इस प्रोग्राम में हम खुल के बात करते हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जी, लालू यादव की पार्टी की बात कर लीजिए, मुस्लिम यादव, एमवाई कॉम्बिनेशन। आप मुलायम सिंह के छोड़ा जो उसका नाम है अखिलेश, उसका नाम ले लीजिए, वो भी एमवाई कॉम्बिनेशन। जी जी जी, हम खुल के जी, बात करते हैं, कोई घबराने की बात नहीं। हाँ, और इस हाँ, तरीके से अब नेहरू जी का भी जो पोता राहुल गांधी, वो भी मुस्लिम एमवाई कॉम्बिनेशन, और मुस्लिम और बैकवर्ड और मुस्लिम जी, क्रिश्चियन, मुस्लिम और मोदी विरोधी ताकतों के हाँ, हाँ, साथ एक गठबंधन बना रहे हैं। और ममता जी को तो लोग फातिमा के नाम से बुलाते ही हैं। हाँ, तो शुरू से, हाँ, उनका तो खैर आपको पता ही है, उन्होंने कंप्लीट बांग्लादेश बिल्कुल, बंगाल को जो है, वेस्ट बंगाल को इस्लामिक बनाने पे तुली हुई है। उनका तो एकदम क्लियर एजेंडा है कि जी, बांग्लादेश की, वेस्ट बंगाल की ऐसी हालत कर दो कि वो बांग्लादेश बन जाए और कभी भी वहां पे बीजेपी जैसी पार्टी जीत ना पाए। जी, ये जो राजनीतिक बदलाव है, ये हम देख रहे हैं, हमारे आंखों के सामने हो रहा है। हमने वेस्ट बंगाल को बदलते हुए देखा है। आज आप वेस्ट बंगाल में चले जाइए और आप बोल दीजिए जी, कुछ भी रोहिंग्या के खिलाफ और या टीएमसी के खिलाफ, और आप जिंदा बच जाए तो ये चौथा आश्चर्य होगा। तो कहने का बिल्कुल, मतलब ये है मेरा कि जो ये डेमोग्राफिक चेंज तो ये कर ही रहे हैं, धार्मिक चेंज कर ही रहे हैं, धार्मिक स्थल का डेमोग्राफिक चेंज कर ही रहे हैं, हमारी इकोनॉमी पे जी, तो असर पड़ ही रहा है, रिसोर्सेज पे असर पड़ ही रहा है। जो सबसे बड़ा जी, इनका इम्पैक्ट है वो राजनीति पे है, क्योंकि जो पार्टियां ये मुस्लिम वोट के लिए हैं, जिनका अस्तित्व जी, ही मुस्लिम वोट पे है, जैसे केरला की पार्टी हो गई, तो ये हाँ, पार्टियां तो बिल्कुल, किसी भी हद पे जाने को तैयार है, और बीजेपी इनके खिलाफ कोई सख्ती नहीं अपना रही है। बिल्कुल। ये यही गलती हो रही है। बीजेपी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर से इसलिए चलती है कि शायद ये इनको साध सके। लेकिन बीजेपी ने मुझे लगता है कि इनको साधने के पूरे प्रयास किए हैं। खूब फ्री की रेवड़ियाँ इनके लिए बाँटी हैं, खूब हर योजना का इन लोगों ने हिंदुओं से 10 गुना लाभ प्राप्त किया है। लेकिन उसके बाद भी वोट बीजेपी को इन्होंने नहीं दिया है। अब भी अगर जी बीजेपी की आँखें नहीं खुलती हैं, तो मुझे लगता है कि फिर कभी नहीं खुल सकती। तो अब तो कम से कम इस देश में कुछ ऐसे काम होने चाहिए इन 5 वर्षों में, जिससे कि आगे के लिए इस राष्ट्र का एक ट्रैक तैयार हो सके। अगर अभी भी नहीं जी होगा, तो कभी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले देश में आना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून। आप कल्पना करिए जिसमें 80% हिंदू रहते हों जिस राष्ट्र में, वो हिंदू 2 से अधिक बच्चे पैदा नहीं कर सकते। लेकिन ये 10 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं। तो एक तरफ
इस देश में संविधान है और दूसरी तरफ है मान लीजिए धर्म है। तो अगर हिंदुओं को संविधान के अनुसार चलाना चाहते हैं, हम अपने वेदों के आधार पर, अपने शास्त्रों के आधार पर, अपने पुराणों के आधार पर नहीं चल सकते, तो फिर मुसलमानों को कुरान के आधार पर किस लिए चलाया जाता है? ये बहुत बड़ा एक बिल्कुल, प्रश्न है, आपको भी गंभीरता से इसको लेना चाहिए। बिल्कुल, अगर इस देश में कानून चलेगा तो एक चलेगा, ये नहीं हो सकता कि हिंदू के यहाँ 2 बच्चे, मुसलमान के यहाँ 10 बच्चे हैं। अभी पिछले आज़ादी के बाद में जनसंख्या जो बढ़ी है ना, उस जनसंख्या के विस्फोट में सबसे ज़्यादा कारण तो यही है। बिल्कुल। हिंदू समझदार है, वो अपने आप को अपने को समझा लिया है और बहुत ही नियंत्रित चल रहा है। इवन यहाँ तक बात बिल्कुल, आ चुकी है कि हम जैसे कोई संत महात्मा अगर कोई बयान भी दे देते हैं, तो हमारे बोलों को बिगड़े बोल कहा जाता है, बिगड़े हुए बयान कहा जाता है, हैं? ये गलत बात है। हम अगर अपने गुरुजी हिंदुओं एक को चेताने छोटा-सा के लिए, कमेंट हम बताने के लिए, भारत की न्याय प्रणाली पे भी लेना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि कांवड़िए के रास्ते में जब योगी जी ने बोला कि नेम प्लेट लगाना पड़ेगा, तो हुँ, सुप्रीम कोर्ट उसमें कूद गई और कोर्ट ने जाके इसको गलत डिसीजन मानते हुए स्टे लगा दिया। हालांकि अभी इस पे फैसला नहीं आया है, तो गलत सही बोलना तो गलत होगा, बट अगर उस पे बिल्कुल। स्टे लग गया है तो 1 मिनट के लिए हम मान के चल सकते हैं कि प्राइमा फेसिया उनको गलत ही लगा, तभी उन्होंने स्टे डाला, वरना नहीं डालते। तो बिल्कुल सही अब कहा अगर आपने। मान लीजिए कि कोई सरकार अगर कोई छोटा मोटा कदम उठाने की कोशिश भी कर रही है अपने पॉलिटिकल कंपल्सन के बाद भी, तो क्या हुँ, हुँ। भारत की न्यायपालिका जो है वो ज्यादा अपने आप को सेकुलर दिखाने के चक्कर में या ज्यादा वामपंथी हो गई है क्या? हुँ। आपने ठीक कहा कि ज़्यादा सेकुलर दिखाने के चक्कर में ये सब ऐसा करते हैं और इसका खामियाजा भी इनको भोगना पड़ता है। मैं आपको अपने यहाँ का उदाहरण दूँ, मैं उज्जैन भगवान महाकाल की नगरी से हूँ। यहाँ जी, भगवान महाकाल का दर्शन करने के लिए लाखों तीर्थयात्री प्रतिदिन आते हैं जी, और यहाँ उज्जैन में ऐसे सैकड़ों होटल हैं, जो मुसलमानों के होटल हैं, लेकिन उन पर नेम प्लेट लगी है हिंदुओं की। अब जी। आप कल्पना करिए कि हिंदुओं की नेम प्लेट लगा करके वो उसमें गो बीफ का उपयोग कर रहे हैं और हमारे गौ हिंदू ठगे गौ जा रहे हैं। गौ मांस का। बीफ की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो गौ तो मांस ही तो हो गया। हाँ, गोमांस, हाँ, सॉरी, गोमांस। तो बिल्कुल। कहने का तात्पर्य ये है कि जब यहाँ हम लोगों ने आवाज़ उठाई कि प्रत्येक दुकान के सामने उसका जो उसके होटल के सामने, होटल का जो मालिक है उसका नाम आना चाहिए और वो भी पूरा जी, नाम आना चाहिए। नीचे उसका जी, मोबाइल नंबर आना चाहिए, फुल एड्रेस होना चाहिए। तो वो उसके लिए भी कोर्ट ने कहा कि नहीं, किसी बोर्ड पर किसी धर्म के व्यक्ति को धार्मिक परिचय देने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं भाई? हिंदू है वो अपने को हिंदू कहे, मुसलमान है वो मुसलमान कहे, लेकिन हमारे हिंदू धर्म स्थलों पर आप हिंदुओं के नाम से बिज़नेस तो करोगे, लेकिन आप थूक के खिलाओगे भी हम ही को, ये नहीं चलेगा। आप हम ठीक ही है को गुरुजी। थूक के खिलाएँ, हमारी भी तीर्थ जी, यात्राओं पर आप पत्थर बरसाएँ और हम न्यायपालिका आपको पे कुछ बोलना सर्वे भगत चाहते हैं? करने की भावना से आप फूल बरसाते रहें, ये गलत है। जी, जी, न्यायपालिका जी, पे एक लाइन बोलना चाहते हैं? जिस तरीके से न्यायपालिका इनके फेवर में आ जाती है, आपने देखा होगा कि टेररिस्टों को बचाने के लिए भी 3 बजे सुबह में कोर्ट खुल जाता है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि न्यायपालिका को भी इस प्रकार की उदारता नहीं बरतनी चाहिए। थोड़ा देखना चाहिए, जो बहुसंख्यक हैं, उनकी जी, सहनशीलता की इस प्रकार से परीक्षा भी बार-बार नहीं लेना चाहिए। न्यायपालिका को इतना सोचना चाहिए, क्योंकि जी। न्यायपालिका में जाके गुरुजी, बैठे तो हम ही लोग हैं, अब कौन? हम प्रोग्राम के आखिरी चरण हुँ, में है, आपका 10 मिनट का अनइंटरप्टेड मैं चाहता हूं कि आपकी जो विचार है, जो छूट गया हो, जो हमसे सवाल में छूट गया हो, या आप जो देश के लिए जी। अपने समर्थकों के लिए बोलना चाहते हैं, 10 सेकेंड में आपके लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यह राष्ट्र यहाँ तक बहुत मुश्किल से आया है। हम हज़ारों वर्ष तक गुलाम रहे, उसके बाद हम स्वतंत्र हो पाए हैं और इस राष्ट्र का दुर्भाग्य रहा कि स्वतंत्रता के बाद एक ऐसी विचारधारा की सरकार रही, वो हमको जी, स्वतंत्र होने के बाद स्वतंत्र नहीं होने दी और अगर इसी जी, प्रकार से भविष्य में भी चलता रहा, तो ये राष्ट्र पुनः जी, गुलाम हो जाएगा। ये पूरे राष्ट्र के लोगों को बहुत कान खोल करके सुन लेना चाहिए। हमको जगने की जी, आवश्यकता है, हमको हमारी अस्मिता, हमारा अस्तित्व अगर बचाना है, तो हमको हमारे मूल्यों को बचाना होगा, हमारे धर्म को बचाना होगा, हमारी संस्कृति और परंपराओं को बचाना होगा। जी गुरुजी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने डिकोड विथ रोहित रोहन में पार्टिसिपेट किया। आपने जी, अपनी धन्यवाद। बात बेखौफ बोला। हमारे प्रोग्राम में तो हम सबका बेखौफ पर्दाफाश करते हैं और हम चाहते हैं जी, कि हमारा राष्ट्र जो है सर्वप्रथम हो। जी, राष्ट्र एक और प्रथम के नाम पे हम अपने प्रोग्राम को समर्पित करते हुए आपका बहुत-बहुत जी। धन्यवाद करते हैं। आज के लिए इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।